चलिए बजट में अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक कुल 6 भाग आपको बजट के करा दिए, टोटल 6 सेगमेंट। इसमें बजट का जो पहला कंपोनेंट था ईज ऑफ लिविंग के अंदर एस्पिरेशनल इंडिया, वो तो पहले ही कवर हो गया था। सेकंड कंपोनेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हम कवर कर रहे थे, उसका कल पहला एस्पेक्ट हमने कवर कर दिया। उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक एस्पेक्ट हो जाता है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कल हमने लेक्चर आगे बढ़ाया था। कृपया हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लें, अगर आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आना जरूरी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या प्रोवाइड किया है। सबसे पहली चीज़ 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ 2020-21 के लिए दिए गए हैं। 1.7 लाख करोड़, इट इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ बिग आउटले। इसके तहत क्या हुआ, हम क्रमवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हाईवे के क्षेत्र में देखते हैं। हाईवे के लिए आपने डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने की बात कही कि इसे हम और तीव्र करेंगे, तो इसीलिए वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ और अखबारों में भी आप पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। इसमें क्या एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट में क्या नज़र आता है आपको, 2500 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल हाईवेज का प्लान रहेगा इस बार। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस कंट्रोल हाईवे, वो हाईवेज जो अपने नियर बाय एरिया, जो उसके सराउंडिंग रीजन होता है, उसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के पर्पस से नहीं बनाया जाता, जो आपको सीधा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि डिफरेंट रीजन्स में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे या एक्सेस कंट्रोल हाईवे। इसके बाद आप एक्सेस करते हैं डिफरेंट एरियाज़ को। अदरवाइज कई सड़कें बनाई जाती हैं जो नियर बाय जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, इसका पर्पस वो नहीं रहता। तो एक्सेस कंट्रोल हाईवेज बनाए जाएंगे जिसके तहत डिफरेंट मार्केट एक्सेसिबिलिटीज़ बढ़ सकें, कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जाएगा। इसका मेन एस्पेक्ट यही रहेगा, मेन थ्रस्ट यही रहेगा कि लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट को और स्पीडअप किया जाए, जिसके तहत जो रिटर्न जर्नी है ट्रक्स की वो इंक्रीज़ हो सके और वो सेम टाइम में ही ज़्यादा रूट्स लगा सकें, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। इसके लिए सरकार ने कुछ और भी कदम बढ़ाए थे, जैसे जीएसटी 2017 में जब लागू किया था तो कई जितने भी जीएसटी को लेकर के डिफरेंट स्टेट टैक्सेस आपको ऑक्ट्रॉय बैरियर्स पे खड़े होना पड़ता था, वो ख़त्म हुआ। अगला सरकार ने वो ख़त्म करने के लिए ई वे बिल सिस्टम लॉन्च किया। अब आप जो भी जर्नी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको जाना है, आप पहले ही ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और सीधी अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। आपको फिर कोई भी अवरुद्ध नहीं आएगा मार्ग में। तो लॉजिस्टिक्स को स्पीडअप करना, उनका जो रिटर्निंग टाइम है उसको रिड्यूस करना, ताकि वो सेम टाइम में ही ज़्यादा जर्नी कवर कर सकें, ज़्यादा फ्रेट कैरी किया जा सके उस समय के अंदर ही, और इससे रोज़गार का सृजन होगा। चीज़ें कम समय में पहुँचेंगी तो वेस्टेज कम होगी, कॉस्ट कम होगी, हेजल फ्री मूवमेंट होगा। उसके लिए एक्सेस कंट्रोल हाईवेज को बढ़ाना ज़रूरी था, तो वो किया। 9000 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कमर्शियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इस तरह से ये कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। क्या मतलब होता है इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का, ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब्स को कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुंबई गुजरात को जोड़ने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है। जैसे एक बहुत फेमस पूरे विश्व भर में आप सुनते होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ पर भी बनाया जा रहा है। इस तरह से भारत भर में भी इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाते हैं, जिसमें आप पोर्ट्स को रोड से कनेक्ट करते हैं वेल लेड आउट पैटर्न के साथ, रोड्स को मेन मार्केट एरियाज़ के साथ, मेन रिसोर्स एरियाज़ के साथ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, और इन रूट्स में डेडिकेटेडली उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने को लेकर के कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी लेकर के आते हैं। जैसे वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके किनारे किनारे आपको वेयर हाउसेज मिलेंगे, इनके किनारे आपको इंपॉर्टेंट मार्केट एरियाज़ मिलेंगे, इनके किनारे आपको मेन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर मिलेंगे, कंटेनर सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलेंगी, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनके सराउंडिंग में आपको मिलेंगे। इस तरह से एक प्रॉपर इकोनॉमिक कॉरिडोर सिस्टम है जो देश भर में विकसित किया जा रहा है। इसको इसलिए तैयार किया जाता है कि कई तरह की ज़रूरतों की पूर्ति इसके तहत की जा सके, जैसे रोज़गार को तीव्र गति से जनरेट किया जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा डायनेमिक बनाया जा सके। क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अगर बनते हैं तो आप बेटर वे में अपने प्रोडक्शन एक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेयर हाउसेस की क्लैरिटी होगी, लॉजिस्टिक्स की आपको क्लैरिटी होगी,
मार्केट्स की आपको क्लैरिटी होगी, कंज्यूमर से आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, सो योर मैन्युफैक्चरिंग, योर प्रोडक्शन, योर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। इस वजह से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका यहाँ पर प्रावधान है लगभग 9000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का। 2000 किलोमीटर ऑफ कोस्टल एंड द लैंड पोर्ट्स रोड्स। कोस्टल एंड द लैंड पोर्ट्स रोड्स, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके तहत कई तरह की सड़कों का निर्माण करना था, कोस्टल रोड्स का निर्माण करना था, इंटरनल रोड कनेक्टिविटी का काम करना था, और जो बॉर्डर रोड्स हैं जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ तक रोड्स लेकर के जानी थी। इसी के तहत कोस्टल रोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कई सारे कारण हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भारत का 97-98% जो ओवरसीज ट्रेड है वो वाया ओशियंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हैवी कार्गोज आप वाया पोर्ट्स ही लेकर के जाते हैं। समुद्र में कारोबार अच्छा हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जब वही सामान वहाँ पर उतरता है, अगर कोस्टल रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो मेन इनलैंड एरियाज़ के साथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो आप जो भी सामान विदेशों से आता है उसे इंटरनल मार्केट में एक्सेस अच्छे से नहीं मिल पाएगा कोस्ट इफेक्टिव वे में, जैसा कि उसे मिलना चाहिए था। उसे कई तरह के कंजेशंस, कई तरह के बॉटलनेक्स फेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ऑपरेशंस में डिले होते हैं और उन्हीं से उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कई तरह के चेक्स रास्ते में उनको पड़ते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी वजह से कोस्टल लैंड कनेक्टिविटी इज़ इंपॉर्टेंट। फिर कोस्टल एरिया डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो, प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पर आ सकें, पावर डेवलपमेंट वहाँ पर हो सके, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहाँ पर आ सकें, मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट हो सके वहाँ पर, ऑल इन ऑल एक रेलवे, रोड और वाटरवेज कनेक्टिविटी वहाँ पर हो, एयरफील्ड्स वहाँ पर जनरेट की जाएं। इसके लिए सब चीज़ों की मूवमेंट के लिए वी नीड कोस्टल रोड्स। तो कोस्टल रोड्स का आना बहुत ज़रूरी था, ताकि अगर हम देशी व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो कंपनीज बेटर वे में कोस्ट के क्लोज जाएं। मतलब जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। कोस्ट का मतलब ये नहीं है कि समुद्र में जाके बनाना शुरू कर देना है, दैट कोस्टल रीजन, द हिंटरलैंड एरिया, कि कंपनीज बेटर वे में वहाँ पर जा करके उस एरिया को एक्सेस करें, वहाँ पर प्रोडक्शन करें। वो तब हो सकेगा अगर उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स अच्छे से हो पा रहे हैं। वो तब होगा अगर वेल लेड आउट रोड कनेक्टिविटी होगी और उसी के तहत उनके इनपुट्स और उनके आउटपुट्स बेटर ऑर्गेनाइज होंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस विल बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड। उसके लिए कोस्टल कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे इससे, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी इससे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। हमने भारतमाला प्रोजेक्ट पे लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो एक अलग चीज़ है कि आम लोगों की ज़मीनें चली जाएंगी, मछुआरों को नुकसान होगा, लेकिन सरकार का तर्क ये है कि इस क्षेत्र का विकास होगा, बैकवर्ड सोसाइटीज़ अब आगे की तरफ आएंगी, यानी कि इससे फिश मार्केट को बहुत बेनिफिट होने वाला है। कोस्टल इकोनॉमी का यहाँ से बूम होगा, जैसे कि मिनरल ऑयल्स हैं वो ऑफशोर हम ड्रिल करते हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेजॉरली कनेक्टेड है सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के साथ भी। उन सेगमेंट्स को और उस क्षेत्र को, इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। जैसे आज की डेट में मिनरल्स एक्सकावेट किए जाते हैं कोस्टल ऑफशोर एरियाज़ में, उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। इसके लिए कोस्टल एंड लैंड पोर्ट्स रोड्स का विकास करना बहुत ज़रूरी है। 2000 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेटेजिक हाईवेज जिसके तहत बेटर वे में आर्मी का मूवमेंट हो सके, नेवी का मूवमेंट हो सके और एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स का भी मूवमेंट हो सके। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बेटर कनेक्टेड हो पूरी कंट्री में। हमारे जितने भी फ्रंटियर रीजन्स हैं उनकी बेटर कनेक्टिविटी हो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बेसिस के साथ। हमारे जितने भी रिसोर्स रिच एरियाज़ हैं उनकी बेटर कनेक्टिविटी हो विद इम्पॉर्टेंट डिफेंस नेटवर्क्स, जब भी उनको रिसोर्स मोबिलाइज करने हो वो बेटर वे में कर पाएँ। इसके लिए स्ट्रेटेजिक रूट्स जो हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए उनका विकास यहाँ पर करना है। तो हाईवे के मामले में एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट की बात की गई है और उसमें एक्सेस कंट्रोल हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, कोस्टल एंड लैंड पोर्ट रोड्स, स्ट्रेटेजिक हाईवेज, इनका जिक्र किया गया है अलग अलग सेगमेंट के साथ। अगला है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। भारत सरकार ने इसे बहुत एम्बिशियसली स्टार्ट भी किया था। इसकी कई तरह की तारीफ़ें हैं, कई तरह की बुराइयां भी हैं। तारीफ़ों में ये कंसेप्ट आ जाता है कि ये कहा जाता है कि ये जितनी जल्दी कंसीव किया गया और 1 साल के अंदर ही ये ग्राउंड पर आ गया। कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशन इसका बहुत फास्ट हुआ।
अब इसके तहत नितिन गडकरी ये कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमने लगभग 16,000 करोड़ रुपया बचाया है। वो कैसे बचाया? लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस के तहत। होता क्या था, पहले दिल्ली मुंबई को जाने वाला जो रोड है, वो रोड को अगर हम आज की डेट में ऑब्जर्व करें तो सरकार ने देखा कि कंजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे भारत भर का जो फ्रेट मूवमेंट होता है, यानी कि माल ढुलाई होती है, उसका 15% दिल्ली मुंबई के बीच में ही मूवमेंट होता है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, मुंबई कमर्शियल कैपिटल के तौर पर लोग कहते हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच में मेजर फ्रेट मूवमेंट 15% के अराउंड टोटल फ्रेट मूवमेंट ऑफ द कंट्री होता है। इसके तहत कंजेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी जो लोगों ने वहाँ पर बताई, दर्ज कराई, जिसके तहत मूवमेंट रिड्यूस हो रहा था, स्लो डाउन हो रहा था, बॉटल नेक्स आ रहे थे हाईवेज में और स्लगिशनेस आ रही थी। इससे इकोनॉमी को लॉस हो रहा था, एक अच्छी खासी लॉजिस्टिक कॉस्ट में बेयर करनी पड़ रही थी। इसके तहत अब सरकारों ने क्या किया कि हाईवे लेन्स को एक्सटेंड किया, लेकिन उन हाईवे लेन्स को एक्सटेंड करने के बाद भी मामला सुधर नहीं रहा था, उसे एक्सपेंड करना जरूरी था। तो एक्सप्रेसवे लाने की एक कवायद चली। उसके तहत अब ये देखा गया कि वो जो कन्वेंशनल हाईवे रीजन हैं, अगर जिन एरिया से वो गुजरते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स बन चुके हैं, तो वो तो सिटी रिच एरियाज हैं, वहाँ पर हेक्टेयर की कॉस्ट 7 करोड़ आ रही थी। सरकार ने इसका अल्टरनेटिव प्लान ड्रॉ किया और सरकार ने फिर रूट को चेंज कर दिया, और उस रूट को चेंज करते हुए जिन एरिया से पहले नहीं सड़कें गुजरती थी वहाँ से गुजारी, और जिन जिन शहरों से पहले गुजरती थी उनके बैकवर्ड एरिया से सड़क को निकाला, जिसके तहत पर हेक्टेयर 80 लाख में मिला, 7 करोड़ की बजाय। और सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन में बचाया और कोई दिक्कत भी नहीं आई, ऐसा सरकार कहते हैं। इसके भी नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, उस पर आज डिस्कशन नहीं हो रही, इस पर कभी अलग से बात कर लेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लगभग 200 किलोमीटर तो डिस्टेंस कम कर देता है, 1550 किलोमीटर का डिस्टेंस को ये कम करके 1350 किलोमीटर पे ले आता है। तो ये भारत का सबसे पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है, और इसके तहत ये अचीव होगा कि अगर ये बन जाता है 2023 तक, तो आज दिल्ली से मुंबई जाने में जो 24 घंटे का सफ़र है वो घट के 12 घंटे हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप दो यात्राएं करते थे, मतलब एक यात्रा जिस समय में करते थे उसमें 2 यात्राएं हो जाएंगी। इससे ये कहा जाता है कि जिन एरिया से ये गुजरेगा उनके सराउंडिंग जोग्राफिकल एरियाज़ को ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देगा, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवेज़ हैं, उनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डअप होंगे, उनके साथ फिर कनेक्टिंग रोड्स का विकास होगा, उसके आसपास फिर वो ज़मीनों का रेट बढ़ जाएगा, वहाँ पर कई तरह की यूटिलिटी सर्विसेज आएंगी, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब्स आएंगे, कई तरह के फर्दर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स निकलेंगे, और दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से सही मायने में हमारे एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा, इंपोर्ट जो हो रहा है उसकी कॉस्ट में रिडक्शन आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, और दिल्ली में जो इनपुट्स लिए जाते हैं इंटरनेशनली आए हुए कार्गोज के, उनकी कॉस्ट में कमी आ जाने से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उसमें भी कमी आए, मतलब कि उसकी कॉस्ट में भी कमी आएगी, और उत्तर भारत पूरा सर्व होता है इससे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट बिकेगा, रेत बिकेगी, ईंटें बिकेगी, बिटुमेन बिकेगा, ये सब कुछ बिकेगा, तो रोजगार तो पैदा होगा ही होगा, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे टू बी स्टार्टेड, नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। देखिए, चेन्नई तमिलनाडु और बेंगलुरु कर्नाटका के बीच में भी एक एक्सप्रेस वे स्टार्ट किया जाएगा। इससे बेटर पोर्ट कनेक्टिविटी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस समय पूरे भारत भर में मेन समस्या जो जूझ रही है वो ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर चल रहे हैं। हालांकि इकोनॉमी स्लो डाउन, जिसको आप कह सकते हैं कि जीडीपी स्लो डाउन है, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर देखें तो हम एक विकास यात्रा पर हमें चलना है। उसके मुताबिक हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अर्बनाइजेशन की ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक नए तरह का बायर उभर करके आ रहा है, एक सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रूरल से अर्बन की तरफ, हम प्रोसेसिंग में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, हम सर्विसेज डिलीवर करने की तरफ आ रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टरों में हमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है इकॉनमी में। इन सभी चीज़ों की लाइफलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में हमें कई तरह की मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, जिसमें नई इकोनॉमीज़ को देखते हुए रेफ्रिजरेशंस और बाकी तरह की ई परमिशंस के कंसेप्ट लाने होंगे, जिसके तहत उन्हें तुरंत पोर्ट पर उतरते ही सिंगल विंडो में ही सभी परमिशंस मिल जाएं, और रास्ते में कहीं पर कोई किसी तरह की उन्हें अड़चने ना आए और वो सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसको लेकर के मेन थ्रस्ट इस समय जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में इंड्यूस किया जाए, कैसे परमिशन सिंगल विंडो के थ्रू मिल जाएं, कैसे पोर्ट्स को रोड्स के साथ कनेक्ट किया जाए, और दोनों के बीच का जो एक अथॉरिटीज़ हैं, रोड अथॉरिटीज़ एंड पोर्ट अथॉरिटीज़, उनके बीच में एक असिमिलिएशन बैठाई जाए, ताकि डिफरेंट रूल रेगुलेशंस की वजह से ट्रांसपोर्टर को कोई प्रॉब्लम ना आए, मैन्युफैक्चरर को कोई प्रॉब्लम ना आए, एक्सपोर्टर को कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रोसेसर को कोई प्रॉब्लम ना आए। जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्ट्रक्शंस को अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करें, कंज्यूमर को हम एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का
कंसेप्ट मॉडल क्रिएट करके दे। इसके लिए हाईवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन नेटवर्क, रेल नेटवर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, तो लॉजिस्टिक को फ्री करना है। उसी के लिए फिर से आप देखें, एक चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह के तौर पर और बेंगलुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट हब के तौर पर, आईटी हब के तौर पर आप इसे जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हब के तौर पर हम इसे जानते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ के हब के तौर पर हम इसे जानते हैं। ऐसे में ये कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सप्रेस वे यहाँ पर भी डेडिकेट किया गया है। ये सारी चीज़ें अचीव हुई हैं हमें हाईवे के तहत। टोटल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है 1.7 लाख करोड़ रुपीस। अगला कंसेप्ट है कि इसी हाईवे प्रोसेस के तहत अगला कंसेप्ट दिया गया कि मोनेटाइज 12 लॉट्स ऑफ हाईवे बंडल्स जो कि 6000 किलोमीटर के होंगे बिफोर 2024। क्या मतलब है इसका, मोनेटाइज द 12 लॉट्स ऑफ हाईवे बंडल्स 6000 किलोमीटर। देखिए हमारे कंट्री में सिस्टम क्या होता है, चल रहा है ओके। हमारी कंट्री में सिस्टम क्या फॉलो होता है, देखिए समझिए ध्यान से। हमारी कंट्री में एक सिस्टम चलता है, इसके तहत ये कहा गया है, हमारी कंट्री में एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, ऑथोराइज किया जाएगा कि जो भी हाईवेज पब्लिक फंडिंग के साथ बने हैं, चाहे कोई भी मॉडल फॉलो किया हो, हाइब्रिड फंडिंग का मॉडल फॉलो किया गया है, या जो भी पब्लिक फंडिंग मतलब सरकारी खर्चे से जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी हाईवेज बने हैं, उन पर कभी कभी किसी भी समय में भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद, मतलब कि जब बनने के बाद उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, हाईवे चालू हो गया, उसके बाद अगर कभी भी उस पर्टिकुलर हाईवे पे 1 साल तक टोल वसूला गया है, अभी वो हाईवे वर्किंग है, 1 साल तक कभी भी उस पर टोल वसूला गया था, तो उस पर्टिकुलर हाईवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मोनेटाइज कर सकती है। मतलब कि कोई भी देश का हाईवे जो सरकारी खर्चे से बना था, जब उसमें कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, उस डेट के बाद अगर कभी भी उस पर 1 साल तक टोल वसूला गया है और आज की डेट में वो हाईवे वर्किंग है, टोल वसूला नहीं जा रहा है, हाईवे वर्किंग है, उस रोड को, उस हाईवे को मोनेटाइज कर सकता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि उसे टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT मॉडल के तहत बिडिंग करके डिफरेंट कंपनीज को टोल लागू करने की परमिशन दे सकता है, माने मोनेटाइज कर सकता है। इस तरह से 6000 किलोमीटर की सड़कें मोनेटाइज की जाएंगी। टोटल 12 लॉट हैं हाईवे बंडल्स के 6000 किलोमीटर के, उन्हें मोनेटाइज करने का काम होगा। ये क्यों किया गया? ये किया इसलिए गया क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रिसोर्स क्रंच पाया जाता है, क्योंकि सरकारों के पास आपको पता है धन नहीं है, बैंक उतने लेवल पर लैंडिंग नहीं कर रहे हैं। इसको करने का फायदा ये रहेगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास पैसा आएगा, उस पैसे के तहत वो अपने फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेगा जो रोड्स और बनानी है। दूसरा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पे फोकस करेगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे फोकस करेगा, जो ऑलरेडी बने हुए हैं हाईवेज उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को निकालेगा। और तीसरी फैसिलिटी से ये लाभ हो जाएगा कि अगर वो मोनेटाइज कर देता है किसी हाईवे को, तो उससे डिफरेंट जो बिडर आएंगे वो बिडिंग लगाएंगे, और वो बिडिंग लगाने के बदले में पैसा इनको मिल जाएगा। वो बिडर अपनी पैसों के टोल पर्ची लगा करके अपनी कमाई करेगा। मान लीजिए एक दूसरा प्रोस्पेक्ट इसमें यह है कि वो जितनी भी वहां पर उस टोल प्लाजा पे पर्ची निकलनी है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस हाईवे का जो भी अर्निंग पोटेंशियल है, उस अर्निंग पोटेंशियल की स्टडी करा करके उस टोल प्लाजा पे जनरेट होने वाली पर्चियों को एक तरह की सिक्योरिटी बना करके बैंक के पास मॉर्गेज कर सकती है, और बैंक उसके बदले में लॉन्ग टर्म लोन दे सकता है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इस तरह से वो जनरेट होने वाले टोल पर्चियां एक तरह की सिक्योरिटी भी बन सकती हैं। इसे सिक्योरिटाइजेशन स्कीम कहते हैं सरकार की। इसकी भी अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है सरकार के द्वारा, और उन्हीं पर्चियों को एक तरह से मॉर्गेज करके, बंधक बना करके बैंकों से लॉन्ग टर्म लोन दिया जा सकता है। तो एक तरह से जो मोनेटाइजेशन की स्कीम है हाईवेज की, इसमें टोल प्लाजा पे जनरेट होने वाली पर्चियां एक तरह से एसेट्स हैं नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, और उनके माध्यम से वो लोन विकसित कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्चा बेहतर हो जाएगा, किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। और इससे भी अगर इस समय में टोल डेवलपमेंट होता है, NHAI के पास रिसोर्स की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, वो नए प्रोजेक्ट पे फोकस कर पाएगा। इससे विकास होगा, रोजगार आएगा, और अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ये मुख्य बिंदु हैं जो काम किए हैं हाईवे के क्षेत्र में। अब हम आ जाते हैं इंडियन रेलवे के क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या धारणा ली है, क्या क्या करना है। इंडियन रेलवेज के मामले में 5 मेजर लिए गए हैं मेनली। वो कौन से हैं? देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि लार्ज सोलर पावर कैपेसिटी।
सोलर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। देखिए इंडिया के कई तरह के प्लेजेस हैं इंटरनेशनली, कई तरह की कमिटमेंट हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21st मीटिंग जो हुई थी पेरिस में 2015, जिसे हम पेरिस सम्मेलन भी कहते हैं, COP 21 COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, उसके तहत हमने ये प्लेज किया है कि आप अपना कार्बन एमिशन का रिडक्शन करेंगे। उसके लिए हम बाउंड हैं कमिटमेंट से कि हम अपने रीन्यूएबल एनर्जी को आगे प्रमोट करेंगे, ग्रीन एनर्जी को आगे प्रमोट करेंगे। तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, नई तकनीक का विकास करते हुए नए क्षेत्रों की ओर जाएंगे और कन्वेंशनल मोड ऑफ फ्यूल को हम धीरे धीरे रिप्लेस ही कर देंगे। उसके तहत ये टारगेट रखा गया है कि सोलर पावर कैपेसिटी बहुत बड़े पैमाने पर लाई जाएगी रेलवे में। उसको लाने का तरीका ये बताया गया है कि अलॉन्ग द रेल ट्रैक्स, रेलवे लाइन आपने देखी होगी, मैंने पहले ही बताया था, रेलवे लाइन के राइट साइड लेफ्ट साइड आप देखेंगे बेइंतहा जगह होती है, बेपनाह जगह होती है। रेलवे लाइन दोनों में, उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो बेइंतहा जगह होती है। ये सारी जगह जो आपके पास इतनी ज़बरदस्त पूरे भारत भर के रेलवे कनेक्टिविटी को अगर आप देखें, अमृतसर से हावड़ा रेल लाइन को अगर आप देखें, इतना भूभाग जो आपका पड़ा हुआ है, इसमें अगर कहीं सोलर पैनल लग जाए तो आप इमेजिन कर लीजिए किस लेवल की बिजली आप पैदा कर सकते हैं। रेलवे की भी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और अगर उसे ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आसपास के किसानों की भी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और नेशनल ग्रिड की भी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। तो ग्रिड कनेक्टिविटी कर दी जाए, उससे फार्मर सेगमेंट को भी फ़ायदा होगा, नेशनल ग्रिड को भी फ़ायदा होगा, रेलवे को भी फ़ायदा होगा। तो वो सोलर पैनल सिस्टम लाना है। अगला है लैंड ओन्ड बाय द रेलवे। रेलवे के पास कई तरह के लैंड है, बेइंतहा लैंड है। रेलवे स्टेशन के पास लैंड होते हैं, यार्ड्स के पास लैंड होते हैं, वेयर हाउसेस के पास जहाँ पर फ्रेट एकोमुलेट किया जहाँ पर सारे कार्गोज वगैरह एकोमुलेट किए जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में कई तरह की ज़मीनें रेलवे के पास एक्वायर्ड पड़ी होती हैं। वहाँ पर भी ये कहा गया है कि हम सोलर पैनल सिस्टम को डेवलप करेंगे, सोलर पावर का विकास करेंगे। तो ये हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी पूरा करने में, रेलवे के कन्वेंशनल फ्यूल से हटने नए फ्यूल्स की तरफ आने की ज़रूरत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आना है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर सोलर पावर के थ्रू मिल जाए तो दी बेस्ट है। और रेलवे का नेशनल ग्रीन पावर जनरेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन, चाहे वो नेशनल ग्रिड के वाया हो, आसपास के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का काम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम इसको यूज़ करें। ये एक पहला सुझाव यहाँ पर रखा गया। अगला ये है 4 स्टेशन रीडेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ 150 पैसेंजर ट्रेन थ्रू PPP। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को मैं समझाता हूँ कि स्टेशंस का रीडेवलपमेंट करना है और 150 पैसेंजर ट्रेन चलानी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड से। ये कैसे होगा? देखिए, भारत सरकार एक रेलवे मंत्रालय के तहत एक स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आई। उसका पर्पज़ क्या था, किस तरह से ये स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सरकार ये मान रही है कि सरकारी खजानों में उस लेवल पर पैसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है बढ़ती हुई इकोनॉमी के तहत। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपको उन रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, नई तरह की सुविधाएं लोगों को देनी पड़ेंगी। अगर आप बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंसेस आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसके तहत जो ज़रूरतें बनती हैं वो ज़रूरतें आपको वहाँ पर मुहैया करानी पड़ेगी। देखिए, आज की डेट में समस्या ये आ जाती है कि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, रेलगाड़ी में आप जाते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की जा रही है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन आप नोटिस करेंगे उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत रहती है। दूसरा, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और आप एक तरह का रिफॉर्म लाना चाहते हैं रेलवे में। तो रिफॉर्म ये है कि आप रेलवे का पेंट्री सिस्टम इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि रेलगाड़ी में बना हुआ खाना आप खाएं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन खाने की बुकिंग कर दें और वो खाना आपको मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर। तो आप मैकडोनल्ड्स हैं या डोमिनोज हैं या कोई भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनसे खाना बुक करते हैं, खाना आपको स्टेशन पर आकर के मिल जाता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये नहीं प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रहे। रेलवे में सारे रिफॉर्म्स जो कस्टमर एक्सपीरियंसेस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इसलिए भी नहीं विकसित हो पा रहे क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो रहा। अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाए तो वहीं पर मैकडोनल्ड्स आएगा, वहीं पर KFCs आएंगे, वहीं पर डोमिनोज आएगा, वहीं पर बड़े बड़े प्लाजाज आएंगे, मॉल्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे रेलवे स्टेशंस और उनसे जुड़ी हुई ज़मीन एक अल्टीमेट कमर्शियल हब बन सकता है, एक अपने लेवल में सेंट्रल प्लेस बन सकता है जिसके आसपास सब कुछ विकसित होगा। लेकिन वो अब तक अनटैप्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, जिसकी वजह से रिसोर्स की कमी है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इंड्यूस किया जाए, तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का एक्सपीरियंसेस लिया जाए और जो कमर्शियल यूटिलिटी है उन लैंड की, रेलवे की, उस प्रॉपर्टी की, वो भी की जाए। उसके लिए प्राइवेट प्लेयर को इंड्यूस करने का तरीका यहाँ पर क्या ढूंढा गया है? प्राइवेट प्लेयर को ये कहा जाता है कि आपको ओपन बिडिंग के माध्यम से आना है, तो बोली लगानी है। एक स्टेशन की बोली एक वेंडर ने लगा दी और उसको वो ठेके पे स्टेशन मिल गया। कितने समय के लिए मिलेगा? ये 45 साल के लिए मिलेगा, 45 ईयर के लिए। और उसके तहत फिर वो क्या करेगा?
उसको एक जिम्मेदारी तय करनी है कि उसे वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन डेवलप करना है। मतलब कैसे? रेलवे स्टेशन का जो भी ट्रैक है उसमें अराइवल डिपार्चर सेपरेट करना है उसको पूरी तरह से। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उस पर कभी किसी तरह से माल ढुलाई नहीं दिखनी चाहिए कि माल ढोया जा रहा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एलिवेटर, एस्केलेटर्स वगैरह जिसे आप कहते हैं, ये फुली इंस्टॉल्ड होने चाहिए। सभी तरह की जो मॉडर्न सुविधाएं हैं वो सब कुछ वहाँ पर आपको, मेन हाइजीन, क्लीनलीनेस, हर चीज़ वहाँ पर आपको मुहैया करानी है, वाईफाई कनेक्टिविटी, एवरीथिंग। लेकिन ये कराने के बाद, ये सारी शर्तें अगर आप पूरी कर रहे हैं, उसे वेल कनेक्टिविटी देनी है विद द बोथ साइड ऑफ द सिटी। वेल कनेक्टिविटी विद द बोथ साइड ऑफ द सिटी, वेल कनेक्टिविटी एट द प्लेटफॉर्म, well segregation of the arrival and the departure, and the world class experience to the people, those who are having travel। लेकिन ये जब आप दे देंगे तो आपको लाभ क्या मिल रहे हैं? फिर आपको लाभ मिल रहे हैं कि आप, रेलवे स्टेशन आपका है पूरा, फिर रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करिए। रेलवे स्टेशन के साथ एडजेसेंट जितनी प्रॉपर्टी है रेलवे की, वो फिर आपकी है। उसमें आप सिनेमा कम्प्लेक्सेस बनाइए, मल्टीप्लेक्सेस बनाइए, मॉल्स बनाइए, बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो विकसित, जो प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं आप लाइए, आप अपने पैसे वहाँ से कमाइए, लेकिन बस रेलवे को बाहर से फुल्ली ऑर्गेनाइज रखना है, अंदर से ऑर्गेनाइज रखना है, वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है टू द बोथ एंड ऑफ द सिटीज, और कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। इससे आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। लेकिन बिडिंग के राउंड बहुत ही डिस्करेजमेंट वाले रहे, क्योंकि बिडिंग में लोग आए ही नहीं। उनका मानना यह था कि इतना खर्चा करने के बाद, ये सब करने के बाद, 45 साल बहुत कम है लीज पे, इसकी लीज के समय को बढ़ाया जाए, तब जाकर के ये चीज़ कहीं हमारे लिए सही हो पाएगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत इस तरह से स्टेशन डेवलपमेंट है। अगर ट्रेन्स का विकास करें तो ट्रेन्स को लेकर के कई चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं मान लीजिए सरकार ये कह रही है उनको कि भाई आप डेडिकेटेड फ्रेट टर्मिनल्स बना सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट टर्मिनल्स बना सकते हैं, डेडिकेटेड कंटेनर ट्रेन्स वो बना सकते हैं, या फिर जो रेलवे के वैगन्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स आकर के लीज पे ले सकते हैं। वैगन नहीं लीज पे ले रखे हैं आपने, और उन वैगन्स को अब आप रन कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, मतलब मालगाड़ियों को आप मैनेज कर रहे हैं। खास तरह के फ्रेट टर्मिनल आपने बना दिए, माल ढुलाने के लिए खास तरह के टर्मिनल आपने बना दिए, और आप फिर उन्हें ऑपरेट करिए। आप बना रहे हैं तो आप ही ऑपरेट करेंगे, आप उनसे कमाई करेंगे। वैगन आप लीज पे ले रहे हैं तो वैगन को आप फिर मैनेज करिए। ये सारे एक तरीके से किसी भी तरह से इंड्यूस करना है प्राइवेट प्लेयर को रेलवे मैनेजमेंट और रेलवे के ऑपरेशंस में, ताकि इसमें एक तरह का प्राइवेट प्रैक्टिसेस इंड्यूस हों, जिससे बेटर मैनेजमेंट आए, बेटर प्रॉफिट मेकिंग आए, रेलवे प्रॉफिट मेकिंग के पाथ पर चलते रहे, सरकारी खर्चों पर उतना बोझ ना पड़े। रेलवे का जो पर्पस सरकार के लिए है वो है सोशल सर्विस, तो वो सरकार प्रोवाइड करती रहे, यानी कि जो माल भाड़ा है वो उस लेवल पर बढ़ना, इस बात का ख्याल रखें, और जो यात्री भाड़ा है उस लेवल पर बढ़े ना, और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है रेलवे की पूरे देश भर के लिए वो गवर्नमेंट के पास रहे। तो ऑल राइट्स जो रिजर्व्ड हैं वो सरकार के पास रहेंगे, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट में प्राइवेट प्लेयर को इंड्यूस करना यहाँ पर जरूरी है। ऐसा रेलवे मानता है और ऐसा सरकार मानती है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट रेलवे के क्षेत्र में लाए जा रहे हैं। पीपीपी मोड को इंड्यूस किया जा रहा है। मोर तेजस टाइप ट्रेन्स टू कनेक्ट आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी प्रधानमंत्री का भी आपने पीछे कुछ दिनों पहले भाषण सुना होगा टूरिज्म को लेकर के, उनकी मीटिंग भी हुई थी। हमारे देश में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल माना जाता है वो है टूरिज्म का, लेकिन ये माना जाता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, जैसे हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसमें रेस्टोरेंट होटल चेन्स हैं उनकी कमी होने की वजह से, कनेक्टिविटी कम होने की वजह से, जैसे आज भी हमारे देश में देखें तो आपको एयरप्लेन कनेक्टिविटी बहुत ही कम मिलती है, वेरी लेस। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर आप रोड कनेक्टिविटी मिले तो उसमें लग्जरी बसेस की कमी आपको बहुत दिखती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रेलवे भी अगर आप देखें तो मेन लाइंस को छोड़ के दूसरी लाइंस पर देखें तो एसी कोचेज़ की कमी आपको बहुत नज़र आती है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि हमारे टूरिज्म जो कि अब तक अनटैप्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, पूरी तरह से टैप नहीं हो पाया, जितनी डाइवर्सिटी है कंट्री में। सरकार ये कहती है कि अगर आने वाले समय में रोज़गार बढ़ाना है, अगर आपको नए तरह के स्टार्टअप्स और स्टैंडअप्स को सपोर्ट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर के आना है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसे यूटिलाइज करना जरूरी है। जैसे आप देखें गाइड सिस्टम खत्म हो गया। ये गाइड सिस्टम क्यों खत्म हो गया? क्योंकि टूरिस्ट लोग, एक तो इंटरनेट आ गया, उस पर विकीपीडिया और बाकी जगहों पर सारी इन्फॉर्मेशन है, और दूसरी बात यह है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो उस लेवल पर उतनी ल्यूक्रेटिव भी नहीं रह गई। आप अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स उनको उस लेवल पर हम प्रिजर्व नहीं कर पाए।
कारण ये रह गया कि आप बेटर कनेक्टिविटी उस लेवल पर प्रोवाइड नहीं कर पाए और सैलानी उस लेवल पर वहाँ जाते नहीं रहे। सैलानियों का रुझान बढ़ गया, मॉल्स की तरफ चले गए, सिनेप्लेक्सेस मल्टीप्लेक्सेस की तरफ चले गए, बाजार इन चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि अगर आप एक इनोवेशन, एक आइडिया बेस्ड इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, जैसे गाइड का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता चाहे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाए, क्योंकि जो वो जानकारी रखते हैं और जो कलर वो उसमें ऐड करते हैं वो उनका यूनिक होता है। इसके तहत अब सरकार ये मानती है कि जो रोजगार का सृजन है नए नए क्षेत्रों में, डाइवर्स सेगमेंट में करना पड़ेगा, जिसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसमें कल्चरल, मेडिसिनल, सोशल वैल्यूज ऐड करिए। अगर मेडिकल टूरिज्म है तो प्रमोट करिए, कल्चरल टूरिज्म है तो प्रमोट करिए, सोशल टूरिज्म है तो प्रमोट करिए, किसी भी तरह का टूरिज्म है प्रमोट करिए, लेकिन टूरिज्म का विकास करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है, ये इन्वेस्टमेंट्स इससे आएंगी, रोजगार इससे सृजन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके लिए। और फॉरेन एक्सचेंज इज अल्टीमेट एस्पेक्ट। टूरिस्ट इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, विदेशी पैसा आता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये कहा गया है कि तेजस, आप जानते हैं, सभी सुविधाओं से लैस्ड ट्रेनें सरकार ने चलाई थी। आपको पता होगा कि उनके हेडफोन्स ही उखाड़ करके ले गए थे लोग, स्क्रीन तोड़ दी थी, ये सारी बातें शुरुआत में बहुत सुनी होंगी। तो तेजस जैसी ट्रेनें चलाएंगे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए, ताकि और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, टूरिज्म का सेगमेंट और इंक्रीज हो सके और जो अनयूटिलाइज्ड सिस्टम है उसे यूटिलाइज किया जा सके। हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन द मुंबई एंड अहमदाबाद, इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन ये उस लेवल पर कामयाब नहीं हो पा रहा। 2017 में जापान के साथ मिलकर के शिंजो आबे भारत भी आए थे। जापान के साथ मिलकर के, जापान की सहभागिता के साथ भारत हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना रहा है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 560 किलोमीटर का लंबा ये एक डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक होगा, जो हाई स्पीड रेल, जैसे कि आप बुलेट ट्रेन के तौर पर भी जानते हैं, उसको डेडिकेटेड होगा। लेकिन इसमें उस लेवल पर कोई विकास देखा नहीं जा रहा। लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब तक सिर्फ 39% ही लैंड एक्वायर हो पाया है। सरकार 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी यहाँ पर खर्च कर चुकी है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। सरकार ने कहा है कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हम जल्दी ही इसे कंप्लीट करेंगे, और इसके तहत भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टेशन आने वाले हैं। हाई स्पीड रेलवे, वो स्टेशन अपने आप में एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक हब होगा, कमर्शियल हब होगा, जिसमें हर तरह की एक्टिविटी होगी, ट्रेडिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग विल बी देयर, सो दैट हाई स्पीड रेलवे स्टेशंस आर नॉट ओनली द रेलवे स्टेशंस, दे विल वर्क लाइक अ कमर्शियल हब। तो सरकार ने कहा है इसे तीव्र गति से लेकर के आएंगे। 148 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु सब अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लेकर के आया जाएगा। बेंगलुरु सब अर्बन एरियाज, मैंने आपको बताया है कि ना तो वो रूरल रह गए हैं और ना ही वो पूरे अर्बन हो गए हैं। तो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का जहाँ पर मिलान हो रहा है, जहाँ पर फ्रिंज क्रिएट हो रहे हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया, वहाँ पे सब अर्बन एरियाज क्रिएट हो जाते हैं, जिन्हें सब अर्ब भी कहते हैं। तो वहाँ पर 148 किलोमीटर लंबी, लगभग 1800 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर के आया जाएगा, जिसे बेंगलुरु सब अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ये मैंने आपको बताया, ये अलाइंड है उसी प्रोजेक्ट के साथ। पहला हमने क्या पढ़ा, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, और दूसरा अब हम क्या कह रहे हैं, सबअर्बन नेटवर्क। सो कम्यूट लोग प्रॉपर कर पाएँ। बेंगलुरु तेजी से ज़मीनें महंगी हो रही हैं, तेजी से आईटी नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और ये क्या है, न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज इंडस्ट्रीज। बेंगलोर को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना रहे किसी तरह से, एक्सपोर्ट अर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सॉफ्टवेयर, जितनी भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आप पैदा कर रहे हैं, इंटरनेशनली आप उन्हें सेल कर रहे हैं, जिससे आपको हाई लेवल इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रुपये को विकसित करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में बेंगलोर जैसे शहरों को आइडेंटिफाई करके उन्हें हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ताकि जो हिंटरलैंड एरियाज, जो सबअर्बन एरियाज हैं, वहाँ से कम्यूटर्स भी प्रॉपर कम्यूट करें, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल भी प्रॉपर वहाँ पर कम्यूट कर सके, टाउनशिप्स वहाँ पर विकसित हों, तो यहाँ के जो हेड ऑफिसेज हैं या बाकी चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट होना चाहे तो हो सकें। तो वेल कनेक्टिविटी द पोर्ट, वेल कनेक्टिविटी विद द रोड, उसके लिए ये प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिसके लिए 20% जो है पैसा वो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, केंद्र सरकार, और 60% जो है पैसा वो सरकार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स के तहत यहाँ पर लगाने की कोशिश करेगी। रेलवे की अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहा गया है, ये अचीवमेंट्स मैंने लिखी है। इसके बारे में ये कहा गया है लगभग 550 वाईफाई फैसिलिटीज डिफरेंट स्टेशंस पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। 0 अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, देखिए पहले आप देखा करते थे कि किसी गांव से गुजरा करते थे तो रेलवे लाइन तो होती थी, लेकिन ना तो फाटक होता था, ना कोई आदमी होता था, उसे हम क्या कहते थे, अनमैन्ड क्रॉसिंग्स। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा श्राप था, क्योंकि बहुत बड़े रेल हादसे इन अनमैन्ड क्रॉसिंग्स पे ही होते थे। ट्रैक्टर ट्राली लेकर के या कुछ भी लेकर के आप चढ़ जाते थे, रेलगाड़ी को पता नहीं लगता था, एक्सीडेंट हो जाता था। ऐसे में सरकार ये कहती है कि रेलवे की अचीवमेंट ये है कि 0 अनमैन्ड क्रॉसिंग। अब पूरे भारत भर में कोई ऐसी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है जो अनमैन्ड है।
27,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक टू बी इलेक्ट्रीफाइड, 27,000 किलोमीटर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई हुए हैं, ऐसा सरकार कह रही है। ये सारी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं रेलवे की। तो हमने 2 सेगमेंट कर लिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे एंड द रेलवे। हमने इसके सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, और वो है पोर्ट्स एंड द वाटरवेज। पोर्ट्स एंड वाटरवेज, व्हाट डू मीन बाय द पोर्ट्स एंड द वाटरवेज सिस्टम? इसमें हमने क्या समझा है? बंदरगाहों के बारे में समझेंगे, और जो जलमार्ग होते हैं उनके बारे में समझेंगे, वाटरवेज के बारे में समझेंगे। मुझे लगता है कैमरा यहाँ पर अलाइन करने की जरूरत है। क्या हो चुका है अलाइन? चलिए ध्यान से समझते हैं, रोकिए। देखिए क्या कहना चाहती है सरकार पोर्ट्स एंड वाटरवेज के विकास के मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉर्पोरेटाइजिंग द पोर्ट्स। सरकार ये कहती है कि एटलीस्ट किसी एक पोर्ट को कॉर्पोरेटाइज कर देंगे। कॉर्पोरेटाइज, कुर्बो लोड़बो जीतबो रे, ये वैसा नहीं है, ऐसा बोलने में लग रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। ये है कॉर्पोरेटाइजेशन। क्या मतलब है इसका? देखिए अगर हम आज की डेट में भारत की बात करें तो भारत में मेजर एंड माइनर पोर्ट्स पाए जाते हैं। मेजर एंड माइनर पोर्ट्स पाए जाते हैं। माइनर पोर्ट्स लगभग 200 के अराउंड पाए जाते हैं, मेजर पोर्ट लगभग 13 के अराउंड पाए जाते हैं। ऐसे में जो मेजर पोर्ट्स हैं देश के 13 मुख्य पोर्ट्स जो हैं उन्हें मेजर पोर्ट ट्रस्ट MPT मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत ही मैनेज किया जाता है। तो पोर्ट ट्रस्ट जो हैं वो पोर्ट्स को मैनेज करते हैं। तो पोर्ट ट्रस्ट में जो मैनेजमेंट है किनकी है? ट्रस्टीज की है। इसके तहत उसका सिस्टम ही अलग हो जाता है। लेकिन भारत में एक मेजर पोर्ट है जो 2001 में विकसित हुआ, दैट इज एन्नोर, ENNORE, एन्नोर। एन्नोर का जो पोर्ट है ये पोर्ट ट्रस्ट के अंडर कवर नहीं होता, 1963 के मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर कवर नहीं होता, ये 1956 के कंपनीज एक्ट के तहत कवर होता है। यानी कि एन्नोर जो पोर्ट है वो एक कंपनी के तौर पर विकसित हुआ है, पोर्ट ट्रस्ट के तौर पर विकसित नहीं हुआ है। तो उसकी मैनेजमेंट भी बिल्कुल अलग है, तो वो कंपनीज के तहत आता है। तो सरकार ये कह रही है कि एटलीस्ट एक पोर्ट को, एक मेजर पोर्ट को कॉर्पोरेटाइज करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? कि उसे पोर्ट ट्रस्ट के एम्बिट से निकाल करके, ट्रस्टीज के एम्बिट से निकाल करके उसे कॉर्पोरेटाइज करना, मतलब कंपनीज एक्ट के तहत लेकर के आना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इससे होगा क्या? देखिए ये पहले भी होना था, लेकिन जो स्टाफ था, जो वर्कर थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने हड़तालें की, सरकार को ये कदम पीछे लेना पड़ा। इसका मतलब अब यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर ये हो जाएगा तो क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक लिबरलाइजेशन अचीव होगी पोर्ट्स के एरिया में। डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। जब आप कंपनी के तहत काम करेंगे, ट्रस्टीज के तहत जब काम होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट लिबरलाइजेशन का फेज ऐसा माना जाता है कि ये पहला, इससे प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, इससे सरकार का कंट्रोल नहीं जाएगा। अगर वो पोर्ट ट्रस्ट के अंदर है तो भी वो सरकार के अधीन है, अगर वो कॉर्पोरेटाइज होकर के कंपनी बन जाएगा, कंपनी एक्ट के तहत आ जाएगा तो भी सरकार के अंदर रहेगा। तो ये तो नहीं बदलने वाला, लेकिन जो मेन उसकी मैनेजमेंट है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो जो लीगल स्ट्रक्चर है ना उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और उसमें चेंजेस आ जाने से ही ये फर्क आ जाएगा कि डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे वो मैं आपको क्विक पढ़ करके बता देता हूँ, ताकि आपको सीधे सीधे वो पॉइंट्स पता लग जाएं और आप उन्हें बेटर वे में यूज़ कर पाएँ, लिख पाएँ। देखिए ध्यान से समझिए, ये परिवर्तन कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। फंक्शनल ऑटोनॉमी आ जाएगी, फंक्शन करने के मामले में ऑटोनॉमी हो जाएगी। देखिए अभी ट्रस्टीज के तौर पर आप काम कर रहे हैं, उस लेवल पर ऑटोनॉमी नहीं है, डिफरेंट ट्रस्टीज वहां पर एक्ट कर रहे हैं। फंक्शन के मामले में ऑटोनॉमी आएगी क्योंकि आप कंपनीज एक्ट के तहत काम करेंगे। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, नेचुरली डिसीजन मेकिंग अगर फास्ट हो जाएगी, क्विक और टाइमली हो जाएगी, मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, तो फिर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी तो अपने आप ही पोर्ट्स की इंक्रीज हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए हमारे भारत में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि हमारे जो ये पोर्ट्स हैं, या जो हमारे अब तक का कंपनी एक्ट के तहत जो एनोर का पोर्ट है, ये कहीं भी लेवल पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि एटलीस्ट एक पोर्ट को कॉर्पोरेटाइज करेंगे, प्लस उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे, इक्विटी मार्केट में लेकर के आएंगे, शेयर बाजार में उतारेंगे। और जब शेयर बाजार में उतारेगा तो क्या हो जाएगा, अपनी फंडिंग्स उसे खुद इक्विटी मार्केट से जुटानी पड़ेंगी। अभी तक फंडिंग कहाँ से आ रही है? सरकार दे रही है। पोर्ट्स हमारे लॉस में चल रहे हैं, जो उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए उसकी कमी है। इसकी वजह से कार्गोज हैंडलिंग और एक्सपोर्ट्स में सीधे सीधे हिंड्रेंसेज आती हैं। ऐसे में हमारे पोर्ट्स को और डायनामिक बनाना, जैसे रेलवे कनेक्टिविटी और अच्छी, एयरप्लेन कनेक्टिविटी और अच्छी, रोड कनेक्टिविटी और अच्छी, वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पूरा का पूरा विकसित करना, ये सारी चीज़ों में गड़बड़ी इसलिए है कि पोर्ट्स के पास फंड्स की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, डिसीजन मेकिंग की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। ये इंड्यूस करने के लिए तो सरकार से बोझ कम हो, ताकि पैसा वो सरकार की बजाय इक्विटी मार्केट से जुटाए, और शेयर बाजार में आकर के लोग शेयर उसका तब खरीदेंगे, पैसा तब लगाएंगे जब वो परफॉर्म करेगा। अगर कंपनी परफॉर्म करेगी
उसके रिटर्न्स अच्छे आएंगे, उसके रिटर्न्स को देख करके ही लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स कमाती है और ये अच्छा डिविडेंड बांटती है अपने शेयर धारकों को। तो ऐसे में शेयर बाजार में उसकी शेयर की मांग बढ़ेगी और उसका शेयर कीमती होगा तो कंपनी को पैसा अधिक मिलेगा। तो इसके शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट करने का सरकार का मुद्दा ही ये है कि कंपनी में वर्किंग एफिशिएंसी इंड्यूस हो, मैनेजमेंट में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि सेबी के रूल रेगुलेशन के अंदर जब आप आ जाएंगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उस मैनेजमेंट को आपको क्लियरली वहाँ पर डिमार्केट करना पड़ेगा और जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्राइब्यूनल के अंडर आप कवर होंगे और उसके तहत जो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है वो फॉलो करनी पड़ेगी, जिसे हम इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। इन सारी चीज़ों का पालना होगा तो पोर्ट्स अच्छे से काम करेंगे और धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन करते हुए बाकी पोर्ट्स को भी इसी के लेवल पर लेकर के आएंगे। और जानकार ये कहते हैं कि एक कदम है प्राइवेटाइजेशन का कि धीरे धीरे फिर बाद में जाकर के पोर्ट्स प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन अभी तो सरकार ने ये किया है कि वर्किंग एफिशिएंसी हो, बेटर वे में पोर्ट्स मैनेज हो, डेवलपमेंट हो, फंड्स वो अपने लेवल पर जुटाएं, इक्विटी